एनी क्वेश्चन बाय एनीवन? पिछली क्लास में आर्टिकल 13, 14, 15 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक से कोई क्वेश्चन है किसी का, देन फील फ्री टू आस्क। अगर नहीं तो आज हम यहीं से आगे बढ़ते, राइट। और लास्ट सेशन में हम लोगों ने एक हेडिंग डाला था जिसको याद कीजिए आप लोग, और दिस इज अबाउट द आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 जो था, इसके बारे में हम लोगों ने जो है पिछली क्लास में डिस्कशन स्टार्ट किया था। आज इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो हेडिंग बना दीजिए आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज पॉलिटी का टर्न है ना, तो आप लोग भूल मत जाओ कि कब कौन सा आता है। याद है ना? हाँ, सभी लोगों को, ठीक है। दक्ष, अभी आवाज आ रही है आपको मेरी? गुड इवनिंग। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हेडिंग बना दीजिए सभी लोग, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 में लिखा है लोक नियोजन में, लोक नियोजन को आसान शब्दों में समझो, सरकारी नौकरियां जो हैं, लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता, दिस इज द हेडिंग लाइन फॉर आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। हेडिंग बना दीजिए सभी लोग, लोक नियोजन में अवसर की समानता। अवसर की समानता, ठीक है। अब समझो मेरी बात ध्यान से। देखो, जब भी हम कोई आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसको बाय क्लॉजेज हम लोगों ने पढ़ना है, क्योंकि अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो चुका है, और जो चेंज पैटर्न के अनुसार हमसे क्वेश्चंस बनने शुरू हो गए हैं, उसी हिसाब से हमने 16 को भी पढ़ना है। आपको मैं पहले ही क्लियर करवा दूं कि 16 के भीतर जो है आपने 5 क्लॉजेस पढ़ने हैं, जो उसके भाग हैं डिवीजन से, उनमें जो है 5 आपने क्लॉजेस, 5 डिवीजन आप लोगों ने पढ़ने हैं। सबसे पहले जो अनुच्छेद 16 का 1 है, उसमें ये कहा गया है, जैसे हमने हेडिंग लाइन पढ़ी कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो अनुच्छेद 16(1) में एक लाइन लिखी गई है कि राज्य यानी कि स्टेट किसी भी नागरिक के साथ, अब जरा एक शब्द को पहले सुनो मेरी बात, मैंने क्या शब्द कहा? सिटीजन, नॉट पर्सन। यानी कि अगर हमसे पूछे कि अनुच्छेद 16 सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है या विदेशियों के लिए भी, तो सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं। तो दैट इज वाई मैंने यहाँ एक लाइन कही आपसे कि अनुच्छेद 16 में साफ साफ लिखा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ, नागरिक के साथ लोक नियोजन में, लोक नियोजन में, लोक नियोजन फिर से कह रहा हूं, नहीं समझ आए तो सरकारी नौकरियां जो हैं, आम शब्दों में कह सकते हैं जॉब्स में, सरकारी नौकरियों में अवसर में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। आई रिपीट द लाइन, आर्टिकल 16(1) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज, सिंपल एक लाइन कहता है कि नो सिटीजन ऑफ इंडिया, आई रिपीट द लाइन, नो सिटीजन ऑफ द इंडिया, और वी कैन से दैट आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, अंडर एनी जो है अंडर द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब आप राज्य किसी भी भारत के नागरिक के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे नौकरियों में। जब आप जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देंगे तो वहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। 16(2) में कह दिया कि ये जो आपने लिखा कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये किस आधार पर नहीं होना चाहिए, ग्राउंड्स क्या हैं? आपने कहा ना कि लोक नियोजन में या सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन भेदभाव के ग्राउंड्स क्या हैं? तो आर्टिकल 16(2) में इसके ग्राउंड्स के रूप में जो है कुल मिलाकर 7 ग्राउंड्स लिखे गए हैं। देखो कैसे सर याद रखने इन 7 ग्राउंड्स को, देखो ध्यान से। आर्टिकल 15 में हम लोगों ने ऑलरेडी 5 ग्राउंड्स पढ़े थे, तो पहले उनको रिपीट कर लेते हैं। आर्टिकल 15 में हमने आर्टिकल 15 में क्या पढ़ा था कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ केवल जाति, धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब यहाँ थोड़ा चेंज करो, भारत के किसी भी नागरिक के साथ केवल जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश, जन्मस्थान
उद्भव और निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 5 हमने कहां से उठाए? अनुच्छेद 15 से, और 2 इसमें ऐड कर लिए, ओरिजिन, उद्भव, ओरिजिन और निवास यानी कि रेजिडेंस, इस आधार पर क्या नहीं किया जाएगा? कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस में? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। मेरी बात समझो फिर से, होल्ड ऑन, ध्यान से सुनो। आर्टिकल 16(2) में लिखा है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ केवल जाति, इन इंग्लिश वी कैन से कास्ट, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास, हो सकता है कहीं बुक में आवास लिखा हो तो ये किए, निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन 2 चीजों को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं यहां पर, फिर से सुनिए मेरी बात ध्यान से। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई भी आपने क्या नहीं करना? डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स और जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ या बर्थ प्लेस जो आपको अच्छा लगे, उद्भव दैट इज ओरिजिन एंड निवास दैट इज रेजिडेंस। आप इन आधारों पर भेदभाव नहीं करोगे। अभी तक मैंने सिर्फ 16 क्लॉज 1 क्लॉज 2 के बारे में आपसे बताने का प्रयत्न किया है और मुझे उम्मीद है ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। क्या कहा हमने कि 16(1) ने कहा कि भारत के किसी भी नागरिक को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भेदभाव नहीं करेगी सरकारें। कहां पर, किन आधारों पर भेदभाव नहीं करेंगी? तो आधार बता दें हमने, 7 ग्राउंड्स हो गए, रिपीट कर लीजिए आप लोग इनको, जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग एवं जन्म स्थान, उद्भव एवं जो है वहां के निवास यानी कि रेजिडेंस के आधार पर ऐसा भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहां तक का कोई भी पॉइंट अभी तक आपको ऐसा लगा हो कि मिसिंग है या नहीं हुआ है तो प्लीज मुझे बताइए। नहीं? अब सुनो मेरी बात। अब मैंने क्या कहा ना कि जब हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज बने थे तो लॉज के साथ साथ में कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं, कुछ वहाँ पर क्या आते हैं, अपवाद भी आते हैं। ऐसे आर्टिकल 16 में भी कुछ अपवाद दिए गए हैं, जहां आर्टिकल 16(1 और 2) में जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन को रोकने का प्रयास किया गया है, वही 16(3), 16(4), 16(5) में इनडायरेक्ट और पॉजिटिव। मैं हमेशा कह रहा हूं डिस्क्रिमिनेशन शब्द को यहां सकारात्मक कहा करो, ठीक है? आप जो है डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं करना चाहोगे तो यहां पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कह दीजिए कि आर्टिकल 16(3), 4 एंड 5 में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन सकारात्मक विभेद हुआ है। कैसे हुआ है? चलो देखते हैं भेदभाव क्या था। आर्टिकल 16(3) में खुद ही लिख दिया कि संसद यदि चाहे, अब यहां एक शब्द याद रखना, पार्लियामेंट, ओनली पार्लियामेंट इज ऑथराइज्ड नॉट द स्टेट गवर्नमेंट्स, राइट? तो पार्लियामेंट कहना है यहां पर, यदि संसद चाहे तो निवास के आधार पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भेदभाव कर सकेगी। मतलब कोई ऐसे विशेष राज्य हो सकते हैं जिन राज्यों के लोगों को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में स्पेशल प्रोविजंस मिले, कंसेशन मिले, और ये किया जा सकता है। जैसे अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो अभी वर्तमान में जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 2 ऐसे स्टेट है जहां पर निवास के आधार पर स्पेशल लॉज बनाए जा सकते हैं रिगार्डिंग टू द एम्प्लॉयमेंट। आई रिपीट द लाइन, अंडर आर्टिकल 16(3) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, Parliament can prescribe residence as a condition for certain employment or appointment in a state or a union territory or a local authority or any other authority as the public employment requirement as the Residence Act of 1957। 1957 में एक अधिनियम आया था, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज द रेजिडेंस एक्ट, और उसने जो है स्पेशल प्रोविजन किए थे हिमाचल प्रदेश के लिए, मणिपुर के लिए, त्रिपुरा के लिए, ठीक है? लेकिन बाद में उसको 1974 में क्या कर दिया गया था? एक्सपेल कर दिया गया था, मतलब उस एक्ट को हटा दिया गया था, ठीक है? और उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ऐसे स्टेट है जहां पर ऐसा पार्लियामेंट को ऑथोराइज किया गया है, पावर दी गई है कि आप जो है निवास के आधार पर क्या कर सकते हैं, स्पेशल लॉज बना सकते हैं या कंसेशन दे सकते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में।
समझ में आ रही मेरी बातें? 16(3) ट्रिकी तो नहीं लगा? देखो जहां, अच्छा जब हम लोग आर्टिकल 35 पढ़ेंगे ना, वहां पर स्पेशल पावर्स ऑफ पार्लियामेंट पढ़ते हैं रिगार्डिंग टू इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज, ठीक है। तो उन लॉ में एक हमने अनुच्छेद 16(3) भी पढ़ना है, जिसमें जो है पार्लियामेंट इज ऑथोराइज्ड, पार्लियामेंट को पावर है कि भाई आप रेजिडेंस के आधार पर कानून बना सकेंगे। बात समझ में आई? तो जहां 16(1) और 16(2) ने रोका था डिस्क्रिमिनेशन, वहीं 16(3) ने डिस्क्रिमिनेशन दे दिया। समझ में आई यहां तक की बातें? अब मेरी बात सुनो, जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपने मार्क करना है, इसको मैं इंपॉर्टेंट और पेन चेंज कर लेता हूं, इसको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के रूप में आपने मार्क करना है, दैट इज 16(4). पहली बात तो यहां पर आपने एक शब्द रट लेना है और इसमें बात की गई है अबाउट द रिजर्वेशन, इसमें बात की गई है आरक्षण की। आप कहेंगे मुझे कि सर हम लोगों ने इनडायरेक्टली आरक्षण तो 15(5) में भी देखा था। नहीं फ्रेंड्स, यहां हमने जो आरक्षण की बात की थी वो डायरेक्ट आरक्षण ना होकर ये सिर्फ प्रवेश में मैंने नहीं कहा था कि संस्थानों में प्रवेश के दौरान जो है SEBC सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को कंसेशन मिल सकेगा। आपने लॉक किया हुआ क्या डोर? लॉक नहीं किया हो ना? ठीक है, पक्का? ठीक है, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगा कोई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि 15 में लिखा गया था कि प्रवेश के दौरान आपको जो है क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन जब हम लोग अनुच्छेद 16(4) की बात करें तो वहाँ साफ लिखा है कि SC और ST कम्युनिटी या राज्य के पिछड़े हुए जो नागरिक हैं उनको जो है पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिलाने के लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा। कहाँ पर? नौकरियों में। अब आए ना हम लोग कि आरक्षण कहाँ मिल रहा है? नौकरियों में मिल रहा है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में मिल रहा है। तो एक चीज समझ लेना आज आप लोग कि रिजर्वेशन शब्द को लेकर जो एक कंफ्यूजन रहती है माइंड में कि 15 में लिखें या 16 में लिखें, तो 16(4) में लिखना है। उसमें भी 16(4) मैंने कहा, तो फिर से सुनिए, 16(4) में आरक्षण की व्यवस्था की गई है और लिखा गया है कि सामाजिक या समाज में पिछड़े वर्गों के लिए जिनका समाज में इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बराबरी का प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको आरक्षण की सुविधा दी गई है। 16(4) में फिर से दोहरा दे रहा हूं, ध्यान से मेरी बात समझना, एक बार मैं इसको इंग्लिश में बता दे रहा हूं आपको। 16(4) में साफ साफ लिखा गया है रिलेटेड टू द आरक्षण, मतलब लिखा गया है कि द स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ और पोस्ट इन दी फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास का मतलब क्या है? जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं। स्टेट कैन प्रोवाइड, फिर से समझो, स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अपॉइंटमेंट इन फेवर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस दैट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट सर्विस। दिस इज अंडर आर्टिकल 16(4) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि भाई राज्य में अगर किसी भी रूप से पिछड़े वर्ग का बराबर का क्या नहीं है, इक्वल या एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए रिजर्वेशन टूल का इस्तेमाल किया गया है। कहां पर? अंडर आर्टिकल 14 क्लॉज 4। अभी तक मेरे साथ दोहराए हैं सभी लोग, और किसी भी प्रकार का डाउट होगा आर्टिकल 16(1), 16(2), 16(3) एंड 16(4) तक का, तो मुझे बताओ। एनी डाउट बाय एनीवन, कोई भी आप में से, ऑनलाइन वाले जितने भी सुन रहे हो, ऑफलाइन वाले जितने भी सुन रहे हैं? नहीं? चलो अब सुनो, अब आप बोलेंगे जी हाँ रक्षा बताओ। बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, ठीक है। चलो सुनिए, अब हमने इसके बाद पढ़ना है 16(4)A और 16(4)B, राइट। चलो पहले रक्षा के क्वेश्चन का जवाब देते हैं। देखो क्या होता है ना कि आज हमें सारी चीज़ें एक तरीके से थाल में परोस के दी गई है, मेरी बात समझना, ठीक है। आप कह रहे हैं कि आरक्षण की व्यवस्था खत्म क्यों नहीं है, क्यों आरक्षण दिया जाता है? तो अगर हम लोग एंशियंट टाइम में चले या हम लोग अगर ब्रिटिश राज को भी लेकर चले, तो उस समय भी जो इंडिया था, जो भारत था, वहाँ पर सो कॉल्ड जो दलित वर्ग होता है, डिप्रेस्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था, बैकवर्ड क्लासेस, SC ST कम्युनिटी जो थी, दलित वर्ग जो था, उसको मुख्य धारा से काफ़ी पीछे छोड़ दिया गया था। कहने का मतलब क्या है? प्रारंभिक इतिहास में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को ही होगा, या जो है क्षत्रिय कुल की उच्च महिलाएं, उच्च पुरुषों को होगा। शूद्र जो है शिक्षा नहीं ले सकेंगे।
वैश्य जो है नहीं ले सकेंगे शिक्षा। तो ये क्या था, आप खुद सोचो ना, ये क्या था, ब्राह्मणिकल सोसाइटी वहां पर इन फ्रंट आ रही है और जो बैकवर्ड क्लासेस हो और पीछे चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको शिक्षा से क्या किया गया था, शिक्षा से निष्कासित कर दिया गया था। और ये समाज में हर जगह आपको मिलेगा। दिस इज नॉट ओनली अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, दिस इज अबाउट द ऑल द सोशल एंड कल्चरल जो सिस्टम ऑफ द सोसाइटी था। आप कहीं पर भी क्या कर रहे हो, जो डिप्रेस्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, सो कॉल्ड SC ST जो कम्युनिटी है, आप उनको कभी भी मेन स्ट्रीम में जुड़ने का मौका नहीं दे रहे हो। आप उनको हमेशा क्या कर दे रहे हो, आप इनको बैक कर रहे हो, हमेशा से जो है उनको पीछे धकेल रहे हो। तो ये कारण था, ये नीड लगा कि क्यों ना अब ऐसा किया जाए कि जो इनको मुख्य धारा से छोड़ा गया था पीछे, अब उनको उस मुख्य धारा से जोड़ा जाए। मेरी बात समझो, जब रेस होती है ना, रेस देखिए, कोई भी मैराथन देखिए हो, कुछ भी होगी, रेस देखी होगी, तो रेस में क्या होती है, जब स्टार्टिंग लाइन होती है तो वो एक ही होती है, एंडिंग लाइन भी एक होती है। अब सोचो कि हम क्या कर दें कि किसी व्यक्ति को यहाँ खड़ा कर दें, किसी को यहाँ खड़ा कर दें पीछे और बोले रेस करो, तो आगे वाला तो आगे जीत जाएगा। तो आरक्षण एक प्रकार से यही है कि आरक्षण में जो सो कॉल्ड जो कहते हैं ना कि मेन स्ट्रीम से जुड़े हुए जो मुख्य जो समुदाय हैं, वो अपने आप को इतना आगे कर चुके थे और SC ST कम्युनिटी को इतना पीछे छोड़ चुके थे कि अगर अब इनको दौड़ाया जाए तो शायद ये जो मेन स्ट्रीम से जुड़े हुए लोग हैं ये आगे आ जाएं और SC ST कम्युनिटी पीछे छूट जाए। तो अब इनको क्या करना है, इनको भी पहले इनके बराबरी में लाना है, इनके बराबरी में लाना और तब रेस शुरू करवानी है। ये जो हमारे पास आरक्षण का एक जो ये कहते हैं ना आप लोग, जो डिबेट है, ये जो मुद्दा है, दिस इज नॉट ओनली अबाउट दी कि आपको लग रहा है यार मैं इतना मेहनत करके भी पास नहीं हो रहा हूं और कोई आरक्षण पाके जो है सीट ले लेता है। ये मेन धारा से जोड़ने का एक जो है टूल था। हो सकता है आप कह सकते हैं कि इसके आधार बदले जाएं, इसके क्राइटेरिया चेंज कर लिए जाएं, लेकिन उनको जो है आज मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण की व्यवस्था लाना जरूरी था। जब वो मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे तो उसके लिए क्रीमी लेयर आ चुका है ना। मैंने आपको लास्ट टाइम होमवर्क भी दिया था कि क्रीमी लेयर करना, करा किसी ने, वो अलग बात है ना, करा था, दिखाया नहीं मुझे, है ना, बताना भी था, ठीक है। तो क्रीमी लेयर जैसे कंसेप्ट इसीलिए तो आए कि भाई जो व्यक्ति जो पीछे छूट गया था रेस में, जब वो बराबर लाइन में आ जाए तो अब उसका आरक्षण कट कर दो, अब वो बराबर चलेगा, मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। तो इसके लिए आरक्षण का होना जरूरी है। रक्षा में उम्मीद कर रहा हूं कि आपके सवाल का आपको जवाब मिल पा रहा होगा। अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन है देन फील फ्री टू आस्क, और अगर नहीं तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्या चीज़ की? हाँ 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 जी जी, हाँ चलो कह सकते हैं। देखो आज के टाइम में अगर आप कह रहे हैं कि आरक्षण को भी पॉलिटिकल डिबेट का एक जो है हिस्सा माना गया है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा जो है इसको लगातार स्ट्रेच किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा सकता है, तो देखो एक पहलू के रूप में हम लोग इसको मान सकते हैं। एक पहलू, देखो कहे ना कि हर चीज़ के दो पहलू हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो अगर आप आरक्षण को एज ए नेगेटिव या एज कह सकते हैं कि अगर पॉलिटिकल मंच पे खेल के रूप में देख रहे हो तो हो सकता है कि वहाँ भी राजनीति हो रही हो, लेकिन जो मुझे जो लगा, ठीक है ऐसा नहीं है, जो मुझे जो लगा तो प्रारंभ में जो हमने पीछे छोड़ दिया था इस कम्युनिटी को, इस धारा को, तो उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण जैसे व्यवस्थाएं की गई हैं, है ना। अब पदोन्नति में भी आरक्षण होगा क्या? जैसे मान लो नौकरी देते समय तो आरक्षण की व्यवस्था कर दी, लेकिन मान लीजिए एक पद पर दो लोग हैं, एक सामान्य वर्ग से है, एक SC ST कम्युनिटी वर्ग से, और कल को क्या आता है? पदोन्नति। समझते हैं आप लोग पदोन्नति क्या होता है? प्रमोशंस। अगर प्रमोशंस में आरक्षण की बात आएगी तो क्या प्रमोशन में आरक्षण होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए, तो ये पूरी एक डिबेट चलती है इसके ऊपर, है ना। तो हो सकता है भाई उसमें पॉलिटिकल जो है फैक्टर्स भी शामिल हो सकते हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ आया था 14(4) में हमने कहा कि समाज में कोई पिछड़ा वर्ग है, बैकवर्ड क्लास है, उसको जो है एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन अगर समाज में नहीं है तो उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आरक्षण लाना पड़ेगा। अब हुआ क्या कि 16 क्लॉज 4 जो है, 16 क्लॉज 4 में जो आरक्षण की व्यवस्था है, इसमें 77वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था 1995 में, और 1995 के 77वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कहा कि जो पदोन्नति है, जो पदोन्नति है, ये वाला बटन है आदर्श नीचे, जो पदोन्नति है इस पदोन्नति में भी आरक्षण मिलना चाहिए। पदोन्नति में आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन। मेरी बात समझो जरा ध्यान से कि यहाँ एक आर्टिकल जोड़ा गया और इस आर्टिकल में कहा गया अंडर 16 क्लॉज 4(1) क्लॉज 4(a)
इसमें लिखा गया कि पदोन्नति में भी आरक्षण होना चाहिए। SC/ST कम्युनिटी को जो है पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना चाहिए बाय द 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1995 confers power on the state to reserve seats in the favor of SC/ST in matter of promotion with the consequential seniority by after the 85th Constitutional Amendment Act of 2001। यानी कि यहाँ पर आप इतना जरूर समझ लीजिए कि अगर पदोन्नति के आरक्षण की बात करेगी तो 1995 में ये बात जोड़ी गई कि पदोन्नति में आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जब यहाँ पर पदोन्नति के आरक्षण का डिबेट छिड़ा था तो इसके लिए फिर से एक बार जो है केंद्र की सरकार आगे आती है और केंद्र की सरकार एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाती है जो कि है 85वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001, 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001। और इसमें कहा गया कि जब पदोन्नति में आरक्षण की बात आएगी तो यहाँ पर कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी देखी जाएगी, या इसको कह सकते हैं हम लोग वरीयता क्रम देखा जाएगा। वरीयता का मतलब क्या है कि भाई अब देखो वहाँ पर ऐसा नहीं कि मान लीजिए एक पोस्ट है उस पर मैंने कहा SC वाला भी है उस पर जनरल भी है, और प्रमोशन की बात आएगी तो आप ये ना सोचना कि SC वाला पहले जो है क्या हो जाए प्रमोशन ले ले, नहीं, वहाँ पर सीनियरिटी देखी जाएगी। फिर अगर हो सकता है ना जनरल कैटेगरी का व्यक्ति जो उस पद पर कम से कम पिछले 10-12 साल से और दूसरा भी नया 1-2 साल में आया है, तो आप जो है पहले सीनियरिटी के बेस पर जाओ, यहाँ पर कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी की तरफ जाओ और कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के आधार पर आप क्या कर सकोगे, उसमें प्रमोशन करवा सकोगे। तो यहां पर एक शब्द जरूर याद रखना, दैट इज कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी इन हिंदी। जो वरीयता है ये किसको मिलने वाली है, जिसके पास एक्सपीरियंस है। तो यहां पर सीनियरिटी के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, ये लिखा है 14(4) के भीतर। कोई यहां पर कंफ्यूजन है, जल्दी से बताओ। 14(4) के क्लॉज ए और क्लॉज ए के भीतर भी एक और अनुच्छेद 85वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। एनी डाउट नहीं? चलो अब दूसरे आ जाइए। अब आया था हमारे पास में 16, कहाँ चले गया, 4B, 16(4)B। 16(4)B को भारत के संविधान में जोड़ा गया था बाय द 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000। वर्ष 2000 में 81वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था और इसने हमारे जो है संविधान के भीतर व्यवस्था की थी कैरी फॉरवर्ड रूल। सुना है कभी इसका नाम? कैरी फॉरवर्ड रूल नहीं सुना? एक और नाम से जानते हैं, और बैक लॉग। अब बताओ कैरी फॉरवर्ड या बैकलॉग का नाम सुना है कभी? कैरी फॉरवर्ड या बैकलॉग। अच्छा चलो ठीक है, हाँ ये सही है। किसी ने कैरी फॉरवर्ड सुना है, किसी ने बैकलॉग सुना है। आदर्श एनी आइडिया क्या हो सकता है? आप लोग बताओ कोई। हाँ बिल्कुल सही कनेक्ट करो, लेकिन किसके लिए? SC/ST कम्युनिटी के लिए। अब मेरी बात समझो, एक हल्का उदाहरण के रूप में इसको समझते हैं। देखो कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है कि जो पद खाली हैं SC/ST वालों के, उनको कैरी फॉरवर्ड कर दो अगले साल के लिए। इसको एक ऐसे उदाहरण के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। लेट कर दीजिए अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है कोई पद निकाल दे, RO के पद निकाल देना, उसके लिए आप काफ़ी वेट कर रहे हैं, और टोटल पद निकाल दे। लेट कर लेते हैं 100। लेट करते हैं कि कुल जो पोस्ट आई हैं वो आई हैं कितनी? 100 पोस्ट, राइट। इन 100 में से अब मैं देखो वैसे चाहूँ तो एक एक करके पूरा डिटेल में लिख सकता हूँ कि 20 इसके 20 इसको, वो सब कुछ नहीं। मान लेते हैं कि इसमें जो रिजर्व सीट है, जो भी रिजर्व सीट्स हैं इनकी संख्या है, लेट कर लेता हूँ मैं 30 सीट्स हैं। लेट कर लेते हैं 30 इसमें रिजर्व है। अब इसको 30 रिजर्व को आप चाहो तो SCs में बांट सकते हो, STs में बांट सकते हो, ठीक है, OBCs में बांट सकते हो, ठीक है, अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हम लोग हमारे पास में 30 रिजर्व सीट है। यानी कि इसमें क्या है कि 70 सीट्स के लिए जो फाइट करनी है वो करनी है जनरल वर्ग ने, और जो 30 सीटों के लिए फाइट है वो कौन करेंगे? वो करेंगे जो हमारे पास में बैकवर्ड क्लासेस हैं, वीकर सेक्शन और दी बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, इनको फाइट करनी है। अब आप जानते हैं भाई 100 पद के लिए बहुत से वैसे आ जाते हैं, पर हमें तो उदाहरण बनाना है ना, तो लेट कर लेते हैं कि जनरल के जो हैं लगभग यहाँ पर जो है 70 सीटें फिल हो गई हैं, लेकिन जो हमारे पास में क्या थी? रिजर्व्ड सीटें थी। इनमें से सिर्फ जो है 25 पर फिलिंग हो पाई है और 5 सीट्स जो है अभी भी वैकेंट है।
और जबकि जनरल वाले यहाँ जो है वेटिंग में चल रहे हैं, जनरल वाले जो है यहाँ पर वेटिंग में चल रहे हैं। अगर हो सके तो ये 5 सीटों पर जनरल आ सकता था, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो रिजर्व्ड सीट थी। तो इन 5 सीटों को क्या कर देंगे, इन 5 सीटों को नेक्स्ट जो है ईयर के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए क्या कर देंगे, इसको फॉरवर्ड कर देंगे, इसको फॉरवर्ड कर देंगे। और इसी को हम लोगों ने कैरी फॉरवर्ड कहा। सर कितने सालों तक चलेगा ये सिलसिला? ओनली फॉर 1 ईयर। अगले साल भी अगर मान लीजिए कि कोई पद खाली रह जाता है, इनमें से कोई जो सीट है उनमें से खाली रह जाती हैं, तो फिर जनरल की वैकेंसी हो सकेगी। जबकि इसके अपोजिट चले, अब हमने कहा था कि यहाँ पर 70 सीट जनरल्स की थी, 30 सीट्स जो है यहाँ पर बैकवर्ड क्लासेस की थी। लेट कर लीजिए 30 सीट फिल हो गई थी, लेकिन जनरल की सिर्फ जो है 60 सीटें भर पाई, 10 सीट खाली हैं। तो उन 10 सीटों पर किसको मौका मिल जाएगा? जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनको मौका मिल जाएगा। जनरल वाली सीट पर कैरी फॉरवर्ड नहीं। कैरी फॉरवर्ड कहाँ काम करेगा? जो रिजर्व्ड सीट है उन पर काम करेगा। 1 साल के लिए आएगा। अभी ये सारे हमने धीरे धीरे 1-2 केसेस पढ़ने अभी आगे चलकर, ठीक है। तो उन केसेस में जो है हमारा ये वाला मैटर कंप्लीट आने वाला है ना। जरा इंटरेस्टिंग और मजेदार आर्टिकल है, तो एक बार फिर से सुनते हैं। अनुच्छेद 16 के भीतर 16(1) में लिखा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ आप लोक नियोजन में कोई भेदभाव नहीं करेंगे, मतलब स्टेट कोई भेदभाव नहीं करेगी। ऐसा भेदभाव कहाँ पर नहीं होगा? किस किस आधार पर नहीं होगा? जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव और निवास के आधार पर। लेकिन अनुच्छेद 16(3) में लिखा गया कि संसद यदि चाहे तो निवास के आधार पर ऐसा भेदभाव कर सकेगी, कुछ स्पेशल कानून बना सकेगी। चौथे में कहा कि जिन समुदायों का समाज में इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, समान प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उनको आरक्षण की व्यवस्था दी जाए। फिर इसमें 16(4) में जो है क जोड़ा गया और 16(4) क में लिखा गया था कि पदोन्नति में आरक्षण मिलना चाहिए। 16(4) ख लिखा और 16(4) ख में लिखा कि जो ये आरक्षित वर्ग की सीटें हैं उनको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। तो 16(4) ख तक का जो भी अभी तक मैटर है फ्रेंड्स, जल्दी से बताओ, कोई डाउट है तो पूछेगा, और अगर नहीं तो मैं आगे बढ़ूं जल्दी से। नहीं, चलो आगे बढ़ो। अब अंत में आता है अनुच्छेद 16(5). अनुच्छेद 16(5), दिस इज द लास्ट आर्टिकल। अभी तक हमने 16(4) में जो जो बातें पढ़ी ना कि किसी भी व्यक्ति के किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16(5) कहता है कि ऐसा भेदभाव या अनुच्छेद 16 में लिखी गई बातें किसी धार्मिक संस्था या धार्मिक प्रायोजन की कोई संस्था के द्वारा एम्प्लॉयमेंट में जो है कार्य नहीं करेंगी। लेट करो ना, मैंने आपसे क्या कहा? हमने कहा जी जब भी आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देंगे तो उसमें किसी व्यक्ति का धर्म क्या है, किसी व्यक्ति के जो है जाति क्या है, वंश क्या है, कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ पर जन्मा, वो सब कुछ नहीं। आप उसको जो है बराबरी का दर्जा देंगे। मतलब उत्तराखंड में अगर वैकेंसीज आ रही हैं तो ऐसा नहीं ना कि उस पर कोई मुस्लिम व्यक्ति नहीं जाएगा या कोई सिख या कोई ईसाई नहीं जाएगा, वो उनका भी अधिकार है, वो भी जो है वैकेंसी फिल कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग अनुच्छेद 16(5) पढ़ते तो उसमें साफ लिखा गया है कि अनुच्छेद 16 की कोई भी बात किसी धार्मिक संप्रदाय या किसी धार्मिक संस्था में किसी भी पदाधिकारी सदस्य की नियुक्ति के संबंध में लागू नहीं होती है। मैं फिर से इस बात को दोहरा दे रहा हूँ, जैसे हमने कहा कि कोई भी धार्मिक संस्था है, लेट मान लीजिए आर्य समाज है, और वो कोई पद निकालता है, आर्य समाज कोई पद निकालता है, तो वहाँ पर उन्होंने साफ लिख दिया कि भाई हमें वैदिक ज्ञाता चाहिए जिसको वैदिक का ज्ञान हो, और इसके लिए हम वरीयता दे रहे हैं, सिर्फ हिंदू व्यक्ति को चुनना है। अब वहाँ पर कोई सिख या कोई इस्लामिक या कोई क्रिश्चियन व्यक्ति क्लेम नहीं करेगा कि हमें क्यों नौकरी नहीं दे रहे, क्योंकि वो हिंदू समाज के भीतर आर्य समाज जो कार्य कर रहा है वो वैदिक वेदों की और लौटो आर्यों का जो है नारा था, तो वो वैदिक कल्चर को प्रमोट करना चाहता, तो वहाँ पर दूसरे धर्म का व्यक्ति नहीं। कल को जो है मदरसे में कोई वैकेंसी आती है तो वहाँ पर हो सकता है कोई सिख कोई हिंदू जो है अप्लाई करने से के लिए क्लेम ना करे कि मैंने भी अप्लाई करना, हो सकता है वो अपने धर्म को बढ़ावा दे, जो उस धर्म का ज्ञाता व्यक्ति उस धर्म को बढ़ावा दे। तो अनुच्छेद 16(5) में फिर से एक बात सुन लीजिएगा, इंग्लिश में एक लाइन जो है मैं आपको बता रहा हूँ। आर्टिकल 16(5) लिखता है, अ लॉ कैन प्रोवाइड दैट any office related to religious or the denomination institution or a member of its governing body should belong to the particular religion or denomination
आप ऐसे व्यक्ति का चयन कर सकते हैं जो उसी समुदाय से हो, उसी संस्था से जुड़ा हुआ हो। तो ये अनुच्छेद 16 के 5 में लिखा गया है। एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आर्टिकल जो है 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर अभी तक के लिए समाप्त है। अब ऑनलाइन जितने भी मुझे सुन रहे हैं फ्रेंड्स, आपका कोई क्वेश्चन है आप जो है पूछ सकते हैं, पूछना है, लिखना है, चॉइस इज योर्स। और आप लोगों ने भी पूछना है, किसी ने तो बताइए। पक्का ये कनेक्ट कर पा रहे हो आर्टिकल 16? अब जब भी मैं पूछूंगा तो यहाँ से कनेक्शन नहीं बिगड़ना चाहिए। आर्टिकल 16 इज गुड, श्योर ऑल ऑफ यू? हाँ या ना में तो जवाब दो, अगर नहीं क्लियर है तो मैं रिपीट कर लेता हूँ। श्योर ना? ठीक है, चलिए अब आ जाओ न्यू आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 17। अभी इसके बीचेस में जो केसेस आए थे वो सब हम लोग बात की बात करेंगे। अब है हमारा अनुच्छेद 17। हाँ, किसी को पूछना है कुछ ऑनलाइन में? जल्दी बताओ फ्रेंड्स, समय इज रनिंग सो फास्ट। एक बार रिपीट करें फिर से। अनुच्छेद 16(4), सुनो मेरी बात। अनुच्छेद 16(4) में लिखा गया है कि समाज के भीतर ऐसा कोई भी वर्ग जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है, जिसका समाज में समान प्रतिनिधित्व नहीं है, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ऐसे समुदाय के व्यक्तियों को आरक्षण की व्यवस्था दी जाएगी। यहाँ तक समझ में आया? ऐसे जो है लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण के भीतर बाद में ये व्यवस्था की गई कि आरक्षण जो होगा इसमें पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन जब इस केस को चैलेंज किया गया तो बाद में इसको चेंज करते हुए लिखा गया कि पदोन्नति में आरक्षण हमेशा किस बेस पर होगा? ज्येष्ठता वरीयता के क्रम पर होगा, जो है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटीज़ के आधार पर जो है दिया जाएगा। फिर उसके बाद 16(ख) जोड़ा और 16(ख) में कह दिया कि जो रिजर्व्ड सीट्स होती हैं उनको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा अगले वर्ष के लिए, और ये सिर्फ 1 वर्ष तक के लिए सीमित रहेंगी। ये 16 जो है 4 के भीतर लिखी हुई बातें हैं। अगर मोटा माटी में एक ही लाइन याद रखने तो 16(4) इज रिलेटेड टू दी रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन की बात करता है। पियाली, अब बताओ कि क्वेश्चन क्लियर है या नहीं? आर्टिकल 16। चलिए आगे बढ़े एक और की तरफ, आ जाओ आर्टिकल 17। और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल नंबर 17 जो है इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में क्या है हेडिंग? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इन हिंदी अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का अंत। हाँ हाँ, ऑब्वियसली आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर क्यों नहीं कर सकते, है ना? अब प्राइवेट अपने घर में, भाई अगर आप मुझे कह दो कि मेरे घर में आकर मेरे साथ नहीं बैठना, तो क्या मैं ज़बरदस्ती बोलूँगा नहीं जी अनटचेबिलिटी कर रहा हूँ, मुझे अपने साथ नहीं बिठा रहे? ये पब्लिक प्लेसेस में होता है। नहीं, कलर कास्ट तो वैसे घर पे भी नहीं कर सकते। अब आप, ये तो एक ह्यूमन बिहेवियर है ना कि आप किसी के मतलब जो है कलर को लेकर किसी की जो है बॉडी शेमिंग यदि करते हैं तो वो आपके ऊपर केस बन जाएगा डिफेमेशन वाला। तो मतलब वो तो फिर मानहानि का केस बन जाएगा भाई कि ये मुझे दिन भर चिढ़ाता रहता है कि मोटा है, कालू है ना? हाँ, तो ये जो है आप कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। अगर कोई मस्ती मजाक कर रहा है भाई वो तो अलग चीज़ है, लेकिन आप किसी को जो है कह दें कि आप जो है इस समुदाय से हैं, आप जो है नीची जाति के हैं, मैं उच्च जाति का हूँ, तो ये तो उसके खिलाफ ऑब्वियस बात है केस बन जाएगा। तो इन चीज़ों से बचना भी, और ऐसा हाँ हाँ नहीं, मुल्ला जी बोलने में क्या दिक्कत है भाई? मुल्ला जी को मुल्ला जी बोल सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो अब मुल्ला जी को मुल्ला जी ही तो बोलेंगे, और क्या बोलोगे? उसमें नहीं है, लेकिन द वे ऑफ टॉकिंग, आप किस तरीके से बोल रहे हैं, किन शब्दों में उसका प्रयुक्त कर रहे हैं, तो वो चीज़ें है ना। अब भाई एक चीज़ बताओ मुझे, अगर आप जो है लेट कर लीजिए आप क्षत्रिय तो आपको क्षत्रिय ही बोला जाएगा, आप ब्राह्मण है तो आपको ब्राह्मण ही बोला जाएगा। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मतलब मुल्ला शब्द बोलना गलत है, नहीं है, कोई उसमें गलत नहीं है। तो आप ऐसा बिल्कुल जो है ना कहें कि उसमें कोई दिक्कत है ना। अब पहली बात तो ये है, आप एक सवाल अगर मुझसे पूछोगे कि सर व्हाट इज़ अनटचेबिलिटी, हमने कहा ना यहाँ लिखा है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 1 इज कि व्हाट इज़ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता किसे कहते हैं? तो मैं भी सोचूंगा एक बार, क्योंकि मैं कहूँगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं डिफाइन ही नहीं किया है कि व्हाट इज़ अनटचेबिलिटी।
अगर पूछे कि अस्पृश्यता क्या है तो हमने जवाब देना कि भारत के संविधान के भीतर अस्पृश्यता क्या है इसको कहीं भी जो है परिभाषित नहीं किया गया है। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन ऑफ, देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ अनटचेबिलिटी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट समय समय पर जो है कोर्ट आगे आई है और समय समय पर कोर्ट ने कहा है कि अनटचेबिलिटी का वही मतलब है कि आप समाज में किसी के प्रति क्या कर रहे हैं, छुआछूत कर रहे हैं, कि ये ऊंची जाति का व्यक्ति है, ये निम्न जाति का व्यक्ति, और निम्न जाति का व्यक्ति उच्च जाति के व्यक्ति को उसके पास नहीं बैठ सकता। रेस्टोरेंट में मान लीजिए एक सीट में मैं बैठा हूँ और वहाँ पर कोई और व्यक्ति आ जाए जो सो कॉल्ड कह रहे हम लोग SC/ST कम्युनिटी का या लोअर जाति का है, तो मैं कह दूँ जी नहीं जी मुझे इसके साथ खाना नहीं खाना, निकालो इसको होटल से बाहर कर दो, ये सो, तो ये अनटचेबिलिटी का व्यवहार है। और अनटचेबिलिटी करने पर जो है आपको शायद पता होगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने, देश की संसद ने अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 लाया था। अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस मतलब अपराध अधिनियम 1955 लाया था। और इस अधिनियम के भीतर ये साफ तय किया गया था कि यदि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई व्यक्ति अनटचेबिलिटी का व्यवहार करता है, छुआछूत या फिर जिसको हम लोगों ने अस्पृश्यता कहा है, इसका व्यवहार करता है, तो उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, सजा दी जाएगी, पनिश किया जाएगा। पनिशमेंट में इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 months और पेनल्टी फॉर 500 रुपीज़, आप पर 500 रुपये का फाइन चार्ज और लगभग 6 महीने की जेल हो सकती है यदि कोई व्यक्ति किसी को अनटचेबल समझता है या अनटचेबिलिटी का व्यवहार करता है। नॉन वेलेबल हो सकता है लेकिन अनटचेबिलिटी के व्यवहार पर। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर कोई व्यक्ति अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस केस का अपराधी माना जाता तो वो भविष्य में स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता। अब देखो बड़ी सजा है भाई, अगर कोई व्यक्ति जो है पार्लियामेंट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहता है या फिर जो है स्टेट लेजिस्लेचर के जाना चाहता है, वहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहता है इलेक्शन में, तो आपको बैन कर दिया गया है, आप नहीं ऐसा कर सकोगे। अब अनटचेबिलिटी क्या है, नहीं लिखा हुआ कहीं, लेकिन हाँ जो मैंने आपसे कहा एक एक्ट का मैं नाम लिख लेता हूँ, ठीक है, जिसका नाम है अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। इसने कहा था कि अगर अनटचेबिलिटी होगी तो 6 months की इम्प्रिजनमेंट यानी कि 6 महीने का जेल हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, एंड ₹500 जो है इसका फाइन चार्ज आप पर किया जा सकता है। ये चीज़ पहले आप लोग समझ लीजिएगा कि 6 महीने की जेल और 500 रुपये का जो है इस पर चार्ज हो सकता है। और बाद में इसका नाम बदल दिया गया था और इसका नाम बदल कर रखा गया था द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, ठीक है। बाद में इसमें अमेंडमेंट आया और इसी एक्ट का नाम बदल कर आया द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। अमेंडमेंट जो आया था वो 1976 में आया था, लेकिन इसके एक्ट में 1955 ही लिखते हैं, अलग से कुछ अलग नहीं आपने लिखना है। तो जो हमारे पास में अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट था, इसमें संशोधन लाया गया, इसमें जो है एक सुधार लाया गया 1976 में, और इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम रख दिया गया। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, इन हिंदी द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1955। देखो लिखना इसको 1955 ही है, लेकिन आया कब था, यानी कि अमेंडमेंट कब हुआ था, तो ये जो अमेंडमेंट इसमें हुआ था, सुधार हुआ था, वो 1976 का था। तो दोनों चीज़ें आप लोग मर्ज मत करना, कंफ्यूज मत करना। रिपीट में इस लाइन को बार बार कर रहा हूँ कि देयर इज़ नो डेफिनेशन ऑफ अनटचेबिलिटी अंडर आर्टिकल 17। अनटचेबिलिटी क्या है नहीं पता है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि समय समय पर कहा गया है कि प्रिवेंटिंग एनी पर्सन फ्रॉम एंटरिंग एनी प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप और फॉर दी वर्शिपिंग। अगर मैं किसी व्यक्ति को जो है, मान लीजिए कि हम कहीं जा रहे हैं, किसी वर्शिपिंग प्लेस पर जा रहे हैं, कामाख्या टेम्पल गए, रामेश्वरम गए, बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए, किसी भी टेम्पल में गए, और वहाँ आप किसी व्यक्ति को जो है पूजा पाठ करने से, वर्शिप करने से अगर आप उसको रोक रहे हो, तो आप उसके साथ जो है अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी का व्यवहार कर रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? डिनाइंग एक्सेस टू एनी शॉप, होटल और प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। जैसे हमने 15 में पढ़ा था ना कि आप किसी व्यक्ति को होटल्स में, दुकान में, किसी भी पब्लिक प्लेस में, एंटरटेनमेंट प्लेस में जो है अगर जाने से रोक रहे हो, तो वो क्या है, उसके साथ भेदभाव, छुआछूत है। सिनेमा देखने गए, गदर 2 देखने जाना है आपने,
और एक व्यक्ति को कह रहे हैं कि नहीं 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 बाहर ही रहो, क्यों? क्योंकि तुम इस्लामिक हो, तुम मुस्लिम हो, और जो है इसमें जो है पाकिस्तान के खिलाफ मूवी बनी है। नहीं भाई, वो हिंदू है, वो हिंदू है, मतलब समझो, मैंने धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, वो क्या है, वो हिंदुस्तानी है व्यक्ति, है ना। अब चाहे वो हिंदुस्तानी मुस्लिम है, तो भाई उसको आप एंटर करने से या मूवी देखने से नहीं रोक सकते। अगर रोकते हो तो आपके खिलाफ क्या हो सकता है, अनटचेबिलिटी का केस वहाँ पर बन सकता है। सो दिस इज अंडर आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यही है एक छोटा सा आर्टिकल। रिपीट करते हैं, वन लाइनर, फटाफट सभी लोग सुनो। आप लोग भी सुनते रहना फ्रेंड्स, ऑनलाइन वालों, और जो रिकॉर्डेड वीडियोस देखेंगे वो तो सुन ही रहे। खैर, तो हमने कहा कि अनुच्छेद 17 में लिखा गया है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता क्या है, कहीं भी संविधान में लिखा नहीं गया है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं किसी व्यक्ति को किसी जो है वर्शिपिंग प्लेस पर जाने से रोकना और उसको वर्शिपिंग यानी कि पूजा अर्चना करने से रोकना अनटचेबिलिटी कहलाएगा। किसी को होटल, दुकान, मनोरंजन के स्थान या सार्वजनिक स्थानों पर रोकना, उसके साथ भेदभाव करना, यह अनटचेबिलिटी माना जा सकता है। इसके लिए संसद के द्वारा 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट लाया गया था, जिसमें वर्ष 1976 में संशोधन करके इसका नाम बदलकर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट रखा गया था, जिसके आधार पर ऐसा करने वाले किसी भी व्यक्ति को कम से कम 500 रुपये का दंड और लगभग 6 महीने तक की जेल की सज़ा हो सकेगी। अगर ऐसा जो है भेदभाव किसी के द्वारा किया जाता है, कंटिन्यू ये चीज़ें दोहराई जाती हैं, तो उस व्यक्ति को किया जाएगा प्रोहिबिट, यानी कि रोका जाएगा। द पर्सन कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस ऑफ अनटचेबिलिटी इज डिस्क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। आप संसद या स्टेट लेजिस्लेचर के चुनाव से इनको डिस्क्वालीफाई कर दोगे। किसी व्यक्ति को जो है, आप जो है, कोई व्यक्ति जो है हॉस्पिटल में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, होटल्स में, अगर आप उनमें एडमिट करने से मना करते हो तो आप अनटचेबिलिटी ला रहे हो। क्या यहाँ तक की बातें आप जेन्युइनली बताना फ्रेंड्स, समझ भी पा रहे हो या मैं सिर्फ बोले ही जा रहा हूँ? श्योर, अभी तक आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 17, 3 जो आर्टिकल्स थे, आज हमने 16 और 17 पढ़ा। इन दोनों में कंफ्यूजिंग होगा कोई पॉइंट तो बता देना। मैं फिर से कर रहा हूँ, मैं क्लास में लिखवा नहीं रहा हूँ। कोई भी अगर नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आएगी तो आप आफ्टर क्लास मुझे मिल लेना। आपके पास वैसे नोट्स में भेजा हूँ, इसको नहीं मिलेंगे तो मेरे से ले लेना। और मैं ये चीज़ कितनी बार दोहरा चुका हूँ, उसकी एक प्रिंट निकाल लो। अगर नहीं है तो मुझे बोलो, मैं ऑफिस से निकलवा दूंगा प्रिंट, और वो प्रिंट अपने पास रखो ताकि जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आप उसको देख सको, उनको समझ सको, नोट कर सको। ये वाली भेजी मैंने, फंडामेंटल राइट्स वाली। दक्ष, आप लोग बताओ, फंडामेंटल राइट्स वाली मैंने PDF आपको भेजी है? नहीं, टाइप्ड नोट्स है सारे, लिखे हुए हैं, ठीक है, लिखे हुए नहीं, टाइप नोट्स है ना। जिसको नहीं मिला वो क्लेम करो ना, वो आप बाद में आके मुझे मिलो ऑफिस में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 18, और ये भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट आर्टिकल है इक्वालिटी का, लेकिन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या है इसमें? द एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत है। अब मेरी बात समझना जरा, उपाधियां क्या है? हमने कहा ना उपाधियों का अंत। आप जानते कि टाइटल्स हमारे पास में 2 प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है भाई, हम उपाधियों का अंत कर देते हैं, लेकिन ये जो शब्द लिखा है उपाधियां, तो ये टाइटल्स तो 2 प्रकार की हो सकती हैं। एक हमारे पास में हमारी एंसेस्ट्रल टाइटल्स होती हैं जो हेरिडिटरी हमें मिली हैं, और एक हमारी क्या हो सकती है, एकेडमिक टाइटल्स हो सकते हैं या इंटेलेक्चुअल टाइटल्स हो सकती हैं। मेरी बात समझना ना, उपाधियां तो 2 प्रकार की हो सकती हैं। एक तो पैतृक हो सकती है, पैतृक उपाधियां जो एंसेस्ट्रल है हमारे पास में चली आ रही हैं, और एक हमारे पास में हमारी बौद्धिक क्षमता के आधार पर बौद्धिक उपाधियां हो सकती हैं। समझ रहे हो? इंटेलेक्चुअल हमारे पास में टाइटल्स हो सकती हैं, या हमारे पास में जो है एंसेस्ट्रल, या जो कहते हैं ना हम लोग कि बिल्कुल चली आ रही हैं पूर्वजों से, पेरेंट्स से मिली हैं हमें, या तो वो हो सकते हैं। जैसे नहीं समझे, अब जैसे प्राचीन समय में जब शासक होते थे, राजा महाराजा होते थे, तो राजा का बेटा हमेशा राजा ही होता था। अब भाई एक चीज़ मुझे बताओ कि अगर हम लोगों ने बाबर पढ़ा है, तो बाबर के जो बेटे थे, है किसी को नाम याद? हुमायूं, नाम सुना है? सिर्फ हुमायूं नहीं थे, और भी थे, ठीक है, कामरान थे, हिंदाल थे, ठीक है, अस्करी थे। तो जो ये लोग थे, उनके नाम के आगे भी महाराजा लगता था। अब चाहे वो योग्य हैं अथवा नहीं है, लेकिन महाराजा तो महाराजा है। बादशाह का इनका टाइटल होता था।
दीवान होते थे प्राचीन समय में, समझ रहे, राय बहादुर होते थे प्राचीन समय में। नाइटहुड की उपाधि अंग्रेज देते थे तो वो सर कहलाता था, तो नाइटहुड या सर की उपाधि होती थी। आप मुझे बताओ कि ये जो 2 टाइटल्स है इसमें किसको खत्म करना चाहिए, जो हमने अपने इंटेलिजेंस के आधार पर, अपने बुद्धि, अपनी जो है काबिलियत के आधार पर प्राप्त की है, या जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी है, कौन सी खत्म होनी चाहिए? पूर्वजों के द्वारा दी गई। मेरी बात समझ लो ना, अगर हम लोग लिख रहे हैं द अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18, तो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स ऑफ व्हाट, क्या इसको अबॉलिश करना है? नहीं, यहाँ अबॉलिशन होना है पैतृक टाइटल्स का। जैसे मैं 1-2 टाइटल्स लिख लेता हूँ। जैसे प्राचीन समय में मैंने कहा बादशाह की उपाधि थी। अब ये मत कहना कि सर इट्स योर बॉय बादशाह भी तो है, तो उसका नाम उसने बादशाह रखा है, वो टाइटल बादशाह नहीं है, ठीक है। बादशाह के गाने सुनते हो ना, तो वो बादशाह वाला बादशाह नहीं। किसी ने जो है अपने नाम के आगे दीवान साहब, राय साहब, राय बहादुर, ठीक है। और क्या मिलती थी प्राचीन टाइटल्स, बताओ? बादशाह है, दीवान है, राय साहब है, राय बहादुर है, ठीक है। जैसे मैंने कहा सर या नाइटहुड की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिशर्स के द्वारा प्रदान की जाती थी। इनको भी क्या करना है, इनको भी अबॉलिश कर देना है, ठीक है। राय साहब, राय बहादुर, दीवान, ठीक है। महाराजा, ठीक है। राजा, महाराजा भी टाइटल हो सकती है, महाराजा। तो इनको अबॉलिश करना है फ्रेंड्स, इनको हटाना है, इनको अंत करना है। न बल्कि मैंने कहा कि बौद्धिक क्षमता के आधार पर। अब बौद्धिक क्षमता के आधार पर मतलब देखो, आप जानते हैं कि अभी मैं पढ़ाऊंगा आर्टिकल 18 में भी जो है क्लॉजेज हैं, 4 क्लॉजेज हैं। अनुच्छेद 18 में अगर क्लॉज 1 हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि राज्य केवल शिक्षा और मिलिट्री का मतलब क्या है? सैन्य। राज्य केवल शिक्षा और सैन्य से संबंधित उपाधियां दे सकेगा। जैसे अगर मान लो, अगर मैं कहता हूँ कि कोई व्यक्ति है जिसके नाम के आगे इंजीनियर लिखा है, कोई व्यक्ति है जिसके नाम के आगे डॉक्टर लिखा है, कोई व्यक्ति है जिसके नाम के आगे वकील लिखा है, कोई व्यक्ति है जिसके नाम के आगे जज यानी कि न्यायाधीश लिखा है, कोई व्यक्ति है जिसके नाम के आगे प्रोफेसर लिखा है, प्रोफेसर है। तो ये सब कौन सी टाइटल्स हैं, आप मुझे बताओ? एकेडमिक टाइटल्स हैं कि नहीं? ये सारी की सारी क्या है हमारे पास में? एकेडमिक टाइटल्स हैं। एकेडमिक समझ रहे हैं ना, यानी कि ये जो है शिक्षा भी मिली है आपको, तो ये शैक्षणिक उपाधियाँ हुई। तो क्या हमें इनको हटाना चाहिए? मेरी बात समझो, अगर कल को आदर्श जो है क्या बन जाते हैं, कहीं पे प्रोफेसर बन जाते हैं, तो अगर वो अपने नाम के आगे प्रोफेसर आदर्श लगाते हैं, तो क्या ये टाइटल्स उनको उनके पिताजी से मिली? हो सकते हैं उनके पिताजी प्रोफेसर ना हो। ये तो पैतृक नहीं है ना, ये तो इन्होंने मेहनत से कमाई है। कोई व्यक्ति इंजीनियर बनाए तो मेहनत करके इंजीनियर बनाए, कोई व्यक्ति जो है डॉक्टर बनाए, मेहनत करके डॉक्टर बनाए। तो ऐसा नहीं कि उनके पिताजी डॉक्टर थे तो वो भी डॉक्टर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब मेहनत करेंगे, प्रोफेशनली वर्क करेंगे तो बन जाएंगे। तो ये हमें अंत नहीं करना है, ठीक है। हमें अंत करना है किसको? जो कि हमें एंसेस्ट्रल मिली थी प्राचीन समय से, क्योंकि ये क्या भेदभाव कर रही है समाज में? दिस इज अगेंस्ट द इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। ये क्या है? ये हमारे जो है स्टेटस का मतलब समझते हैं, समाज में हर व्यक्ति बराबर होना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि नहीं जी ये तो दीवान साहब हैं, चलो सीट खाली करो, दीवान साहब आए, तो ये समाज में भेदभाव की व्यवस्था करेगा। तो इसलिए अगर हमें सोशल इक्वालिटी बनानी है, सामाजिक बराबरी करनी है, तो उसके लिए जो है ये टाइटल्स को पहले हटाना पड़ेगा। लेकिन आप ये टाइटल्स शैक्षणिक उपाधियाँ नहीं हटाओगे। या मैंने कहा जो सैन्य उपाधियाँ होती हैं, सैन्य उपाधियाँ क्या होती हैं बताओ? 1-2 सैन्य उपाधियाँ बताओ। शुरुआत से करते हैं। देखो जैसे सबसे पहले तो सैनिक आते हैं, हमारे सोल्जर्स हैं, देश की सीमाओं पर वर्क कर रहे हैं सैनिक, ठीक है, सोल्जर्स हैं। इसके अलावा जो है बिल्कुल कर्नल्स आते हैं, और डीजी आते हैं, या हमारे पास में क्या आते हैं? कैप्टन आते हैं, बिल्कुल कैप्टन आते हैं, कैप्टन साहब आते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं? लेफ्टिनेंट होते हैं, ठीक है, लेफ्टिनेंट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास में क्या आते हैं? लेफ्टिनेंट्स लिखते हैं ना, लेफ्टिनेंट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, लेफ्टिनेंट्स होते हैं। तो ये हमारे पास जो भी मिलिट्री टाइटल्स दी जा रही हैं, इनको अबॉलिश नहीं करना है फ्रेंड्स। अबॉलिशमेंट होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ उन टाइटल्स का जो कि कॉलोनियल स्टेट में आई थी और जो कि एंसेस्ट्रल थी, जो कि इक्वल स्टेटस के जो हमारा एक कंसेप्ट है ना, इसको ब्रीच कर रहा है, इसको तोड़ रहा है। उन उपाधियों को हटाना है। हमने जो अपने जो है इंटेलेक्चुअल अपनी मेहनत से प्राप्त किए उनको नहीं हटाना है। ये लिखा अनुच्छेद 18 के भीतर। पहले मैंने अभी देखो स्टार्ट भी नहीं किया है कि क्लॉजेस क्या कह रहे हैं, मैंने आपको बस ये बताया कि अंडर आर्टिकल 18 लिखा है द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, द अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो पहले समझो व्हाट इज टाइटल्स, ये उपाधियां हटानी है। अच्छा एक चीज़, एक सवाल पूछ रहा हूँ, भारत रत्न सुना है नाम? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री। अगर मान लीजिए कि जैसे प्रीतम भरतवाण जी को पद्मश्री मिला है, और वो अगर अपने घर के बाहर एक नेम प्लेट लगा दें कि पद्मश्री प्रीतम भरतवाण,
तो क्या ये भेदभाव कर रहा है समाज में? नहीं, ये सम्मान है, ये अवार्ड्स है। और आप सम्मान को क्या नहीं कहते हो, सम्मान को उपाधि नहीं कहते हो। सर आपको कैसे पता? ये मुझे नहीं पता। ये बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था 1996 में। ध्यान से समझना, बालाजी राघवन जो केस था ना 1996 का, 1996 में बालाजी राघवन केस आया था, राघवन मामला, किसके? बनाम भारत संघ मामला। तो इसमें कोर्ट का मानना ये था कि जो भी हमारे नेशनल अवार्ड्स हैं, जो भी राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, जैसे मैंने आपको पद्मश्री का, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या फिर भारत रत्न कहा, ये टाइटल्स नहीं है। दीज आर द अवार्ड्स, दीज आर द ऑनर्स। तो आप अवार्ड को जो है क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जो है वहाँ पर क्या कर रहे हैं, उपाधियों का अंत कर रहे हैं और कह रहे हैं जी जिनको सम्मान मिला है उनको वो सम्मान का इस्तेमाल ना करने दो। उन्होंने वो सम्मान प्राप्त किया है, ठीक है, समझ रहे हैं ना? जब भी कोई, जैसे मान लो आप कहीं पर जाते हो, कोई गेस्ट आता है, तो आप वहाँ पर यही चीज़ें तो बताते हो। क्या चीज़ें बताते हो? कि ये क्या है? पद्मश्री विजेता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझने को होता है, ठीक है, राइट? ओके, तो 5 मिनट में क्लास खत्म कर रहा हूँ। चलिए, डन, ऑल गुड गाइस। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आर्टिकल्स के क्लॉजेस पढ़ते हैं। इन आर्टिकल्स के हम लोग जो है क्लॉजेस पढ़ते हैं। आर्टिकल 18, 1, 2, 3 एंड 4, 18(1), 18(2), 18(3) एंड 18(4, 18(1), 18(2), 18(3) एंड 18(4, ठीक है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले 18(1) में लिखा है कि इट जो है प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट द मिलिट्री और द एकेडमिक टाइटल्स। मतलब सामान्य अर्थों में कहें तो राज्य केवल सैनिक और शैक्षणिक संबंधी उपाधि दे सकता है, इसके अलावा नहीं। ध्यान से सुनना, अनुच्छेद 18(1) में साफ लिखा है कि राज्य जो है, स्टेट जो है, ये केवल सैन्य यानी कि मिलिट्री टाइटल्स, जो कि हमने ऊपर भी लिखा था अभी, एंड अकादमी यानी कि एकेडमिक यानी कि शैक्षणिक उपाधियां दे सकेगा, अन्य कोई भी उपाधि नहीं। फिर से सुनिए मेरी बात, अनुच्छेद 18(1) में साफ लिखा है कि राज्य सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? सैन्य उपाधियां देगा। राज्य सिर्फ और सिर्फ जो है शैक्षणिक उपाधियां देगा, अन्य उपाधियां नहीं दे सकता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? दूसरा, अनुच्छेद 18(2) में लिखा हुआ है कि कोई भी भारत का नागरिक, कोई भी भारतीय नागरिक विदेशों से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, ग्रहण नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी भारतीय नागरिक विदेशों से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। कहाँ लिखी हुई है ये बातें? ये बात लिखी हुई है 18 हमारे पास में क्लॉज 2 के भीतर। अब 18 क्लॉज 3 जरा एक आसान नहीं पर इंटरेस्टिंग है। जैसे लेट कर लीजिए, कोई विदेशी व्यक्ति, विदेशी मतलब भाई ऐसा एक चीज़ खुद बताओ कि भारत में कोई विदेशी व्यक्ति भी तो काम कर रहा है। मेरी बात समझ लो, कोई विदेशी व्यक्ति है जो भारत में कार्यरत है, जो या कोई भारत का ही व्यक्ति है जो भारत सरकार के किसी पद के अंतर्गत जो है भारत में कार्य कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को किसी विदेश के द्वारा क्या किया जाता है? कोई सम्मान यदि भेंट की जाती है, कोई जो है उपाधि यदि भेंट की जाती है, तो क्या वो व्यक्ति ऐसी उपाधि लेगा? नहीं। कब तक? जब तक राष्ट्रपति की अनुमति ना हो। मेरी बात समझना कि कोई भी भारतीय नागरिक या कोई भी विदेशी नागरिक जो भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत है, विदेशी नागरिक जो भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत है, ये किसी भी विदेशी देश से कोई भी प्रकार की उपाधि नहीं लेगा जब तक कि राष्ट्रपति इसकी मंजूरी ना दे दे। जब तक राष्ट्रपति क्या ना कर दे, इसकी मंजूरी ना दे दे। इन इंग्लिश आई रिपीट अ लाइन, अ फॉरेनर पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकोगे, कोई भी उपाधि नहीं जो है ग्रहण कर सकोगे। तीसरी लाइन समझो। चौथे में कह रहा है कि कोई भी भारतीय नागरिक या कोई भी विदेशी नागरिक विदेशों से, विदेशी देशों से कोई भेंट, कोई उपहार, कोई परिलब्धि या उपलब्धि ग्रहण नहीं कर सकेगा जब तक कि राष्ट्रपति ऐसा परमिशन ना दे दे। मेरी बात समझना, इंग्लिश में एक लाइन फिर से पढ़ दे रहा हूँ। नो सिटीजन और फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट
is to accept any present, emolument, any office from or under any foreign state without the consent of the president of India। मतलब कोई भी भारत में रहने वाला, चाहे वो विदेशी व्यक्ति है चाहे वो भारतीय व्यक्ति है, विदेशों से ना कोई जो है उपहार लेगा, ना कोई भेंट लेगा, ना कोई उपलब्धि लेगा, ना कोई पद लेगा, जब तक कि राष्ट्रपति जो है ऐसा अलाउ ना कर दे। बाकी मैंने बता दिया बालाजी राघवन केस में 1996 में साफ कहा गया था कि जो अवार्ड्स है वो उपाधियों की श्रेणी में नहीं आते, तो उनको अबॉलिश मत करना। अबॉलिशन सिर्फ एंसेस्ट्रल जो है उपाधियों का करना है। अब जल्दी से बताओ यहाँ तक कि जो आज के हमारे सेशन के भीतर के जो टॉपिक्स रहे हैं उनको लेकर कोई परेशानी है? पक्का ऑल ऑफ यू? हाँ 18 का क्या थर्ड सुनो, आर्टिकल 18 थर्ड ने ये कहा कि कोई भी विदेशी नागरिक या भारतीय नागरिक जो भारत में कार्यरत हैं वो किसी दूसरे देश से किसी भी प्रकार की उपाधि ग्रहण नहीं करेंगे। समझ लो, कब तक नहीं करेंगे? जब तक कि राष्ट्रपति उनको अलाउ ना कर दे, राष्ट्रपति की परमिशन ना मिले, राष्ट्रपति का कंसेंट ना मिल जाए, तो तब तक आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। तो ये हमारे पास 18 है। तो जो हमारे पास अभी पिछले 3 लेक्चर्स चले हैं या 3 से 4 लेक्चर्स जो चले हैं उसमें हमने आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 18 कंप्लीट पढ़ लिया। कल जो हमारा आर्टिकल पढ़ने वाले हैं वो ऐसा मान लेना कि सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 19 यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल, ठीक है, राइट टू फॉर्म और क्रिएट द यूनियन और द एसोसिएशन और द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप कहीं भी जो है फ्रीली जो है मूव कर सकते हैं। अब ये क्या चीज़ है आर्टिकल 19 वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में कल पढ़ने वाले हैं। कुछ सवाल पूछना है, कोई क्वेश्चन पूछना, बताना। ऑनलाइन आप लोग जो भी हैं और रिकॉर्डेड वीडियोस जो लोग देखेंगे, अगर कोई भी डाउट रहता है, कोई सवाल लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने डाउट्स को लिखा करो, है ना। और पूछना है किसी ने तो बताओ। श्योर, डन। चलिए, थर्ड में और फोर्थ में इतना ही डिफरेंस है 18 में कि थर्ड में उपाधियाँ नहीं लेनी है और फोर्थ में कोई भेंट, कोई गिफ्ट, ठीक है, कोई उपहार, कोई उपलब्धि, कोई पद विदेशी मुझे ऑफर कर रहे हैं कि हम इस पद पर आ जाइए, जब तक राष्ट्रपति से कंसेंट नहीं लेंगे उस पद पर नहीं जा सकेंगे। तो ये हमें जो है फॉरेन से क्या करना है, नकारना है, ठीक है। तो चलो, दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। कल इससे आगे बात करते हैं। कुछ और पूछना होगा तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में या मैसेज करके। तो दिस इज़ ऑल, ठीक है, राइट। कल मिलते हैं इसके आगे।